आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको सबसे पहले थ्योरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो बेसिकली आवेश का होना या ना होना किसी वस्तु में ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता भी इलेक्ट्रॉनों के आवेश का प्रदर्शन करती है। यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हैं तो भी चार्ज की बात होगी और कम हो गए हैं तो भी। इन्हीं के ट्रांसफ़र से ही, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से ही आवेश क्रिएट होता है। तो धनात्मक आवेश का मतलब है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब है कि उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है। अगर कहीं से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर जो प्लस n ही चार्ज आएगा और अगर n इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उस पर माइनस n ही चार्ज क्रिएट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही चार्ज का आदान प्रदान होता है। और इसके बाद हम इसमें कुछ जो मात्रक हैं इसके उनकी भी बात कर लेते हैं। और जो आपका 1 कूलाम बराबर स्टेट कूलाम में पूछा जाएगा तो 3 × 10⁻9। एक एब्सोल्यूट कूलाम होता है 10 कूलाम के बराबर, एक फैराडे में इतने कूलाम। ये भी आप याद रखेंगे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है और उसके पहले हम कुछ इसके गुण पढ़ते हैं। और आवेश अदिश राशि है, ये भी क्लियर है, इसकी कोई दिशा नहीं होगी। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। किसी वस्तु को हम संपर्क में लाकर दूसरी वस्तु से आवेशित कर सकते हैं। और आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। मतलब अगर आवेश क्रिएट हुआ है या आवेश किसी वस्तु में अगर आवेश है तो इसका मतलब है द्रव्यमान के साथ ही आवेश रह सकता है। यानी बिना द्रव्यमान के हम आवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना द्रव्यमान के कोई आवेश का अस्तित्व नहीं होगा। यानी आवेश का होना या ना होना ही यही सिद्ध करता है कि वहाँ पर द्रव्यमान है। किसी वस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है, कम होगा लेकिन होगा जरूर। और जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान घटता है और ऋणावेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है। इसको हम यही समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु में अगर धन आवेश आया है तो इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो n ही उस पर चार्ज आया होगा और जो उसका द्रव्यमान लॉस हुआ होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे बहुत कम होता है, लेकिन हम ये होता है लगभग 9.1 × 10⁻31 kg, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और अगर यानी द्रव्यमान कम होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज अगर वस्तु में है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और द्रव्यमान इसका चेंज होगा और द्रव्यमान कम होगा। और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, कहीं से आए हैं पदार्थ में, तो द्रव्यमान उसका बढ़ा हुआ होगा और नेगेटिव चार्ज होगा उसमें। और किसी भी वस्तु में जो आवेश रह सकता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, Q = Ne। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश हमेशा इस तरह होगा कि 2e, 3e, -4e, और मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। प्लस माइनस दोनों हो सकता है Q = Ne से। ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के बराबर होता है। 1.6 × 10⁻−19 कूलाम ये प्रोटॉन का है और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और आवेश संरक्षक है, इसका मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसको एक रूप से हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। फॉर्म बदल सकते हैं। जिस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ला है उसी तरह आवेश भी कंजर्व है नेचर में। और त्वरित आवेश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर किसी आवेश में वेलोसिटी है, देखिए स्थिर आवेश है, धन आवेश है, तो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है तो केवल E उत्पन्न होगा। और चार्ज अगर नियत चाल से चल रहा है, V नियत है, तो E और V दोनों उत्पन्न करता है लेकिन कोई विकिरण नहीं करेगा। और अगर V बदल रहा है तो विकिरण भी होंगे और E और V उत्पन्न होगा। यानी अगर हमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्रिएट कराना है तो चार्ज को हमें मूव कराना होगा।
गति होगी तभी, और अगर गति नहीं कर रहा चार्ज तो केवल ई उत्पन्न होगा। चालक कुचालक भी आप जानते हैं, और चालक का कुचालक से निर्भर करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें कितने। चालक कोई पदार्थ तब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से ही वस्तु चालक या चालक होती है। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग 0 ही होते हैं, तो ये आपके कुचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ही चालक या चालक डिफाइन होता है। आवेशित करने की विधियां हैं, तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। बादलों के आवेशित होने का कारण फ्रिक्शन है, बादल फ्रिक्शन से चार्ज होते हैं। कांच की छड़ है, अगर ये देखिए जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से दूसरी वस्तु में चार्ज उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे कांच की छड़ है तो इसमें धन आवेश उत्पन्न होता है। ऊनी वस्त्र हैं, बिल्ली की खाल है, और ये ऋण आवेश वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रेरण पे। तो चार्ज आपका जो इंडक्शन है, इस पे जरा बात करते हैं। और प्रेरण का मतलब आप सीधा सीधा है कि जब किसी चार्ज वस्तु के पास हम अचालक वस्तु रखते हैं तो सीधा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है प्रेरण का। इसको इंडक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने कोई चार्ज वस्तु है जिस पे मान लीजिए Q आवेश है और इस पे चारों तरफ फैला है, और हमने एक अचार्ज जिसमें कोई चालक नहीं था, कोई आवेश नहीं था, आवेश 0 था, और उस वस्तु को हमने इसके पास में रखा। तो आवेश प्रेरण के द्वारा जो भी इसका चार्ज है, इसका विपरीत प्रकार का चार्ज यहाँ उत्पन्न होता है। और एक्चुअली में जो वस्तु आपकी अचालक थी वो अचालक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हुआ है तो उसके दूसरी साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होता है। यानी प्रेरण की घटना में आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन वस्तु पहले भी आपकी नेट चार्ज 0 था, बाद में भी उसका नेट चार्ज 0 ही होगा। लेकिन प्रेरण की घटना के लिए यहाँ पे नेगेटिव उत्पन्न होगा और दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव होगा। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे फोर्स वगैरह लगेंगे, तो प्रेरण की घटना में आपका हमेशा आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही आवेश भी होगा, ताकि टोटल नेट चार्ज 0 रहे, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, देखिए एक आवेशित वस्तु है, ये इसमें धन आवेश है, हम इसके पास लाए हैं, तो इसमें देखिए विपरीत प्रकार का यहाँ प्रेरण में उत्पन्न हुआ है ये नेगेटिव, तो उतना ही देखिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि टोटल चार्ज इसका 0 ही रहना चाहिए। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाना, ये पहला पद दिया है, ये इस तरह से उत्पन्न होता है, इसको दिखाया गया है। और आवेशित वस्तु हटा लेते हैं तो पूरा नेगेटिव यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने ये किया है कि ये जो पॉजिटिव उत्पन्न हुआ था इसको अर्थिंग से जोड़ के न्यूट्रलाइज कर लिया, तो नेगेटिव बचा रहेगा। तो धीरे धीरे पूरी वस्तु को हम नेगेटिव इस तरह कर सकते हैं। देखिए कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं। प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है और ना ही खोती है, नेट उसका 0 ही होता है। प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित वाले आवेश से विपरीत होती है। अगर धन आवेश से प्रेरण किया है तो नेगेटिव उत्पन्न होगा, और नेगेटिव से किया है तो पॉजिटिव उत्पन्न होगा। और प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, चाहे वह चालक हो या अचालक हो, कणों में नहीं होना है, क्योंकि उसका एक स्पेस, उसका साइज नहीं होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है, पॉलीथीन पर इतना आवेश आ जाता है, तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा की गणना कीजिए। तो देखिए Q आपका जो दिया है, इससे हम पहले निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो Q हमें गिवन है -2 × 10⁻⁻7, और Q बराबर होता है Ne। तो आपको द्रव्यमान पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n बराबर होगा -2 × और नेगेटिव को हम लिख लेंगे अब यहाँ, क्योंकि संख्या निकालनी है तो धन कर लेंगे, और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ से हमारा ये एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 18 ऊपर ले जाएंगे तो यह 20/16 कर लीजिए, और इधर हो जाएगा 10⁻+19, ये ऊपर जाएगा तो 5/4 × 10⁻19, तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉनों का। तो अब हमें द्रव्यमान निकालना है यहाँ से, तो द्रव्यमान आपका होगा एक इलेक्ट्रॉन से जो ट्रांसफ़र होता है उसका इतने इलेक्ट्रॉनों से कितना होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है ये, और इसमें हम संख्या का गुणा कर देंगे,
तो यहाँ से आपका द्रव्यमान केजी में मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसमें एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं, उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर इतना आवेश हो जाएगा। तो देखिए टी इक्वल टू 1 सेकेंड में अल्फा कणों की संख्या दी है आपकी 10⁻12 और एक अल्फा कण पर 2e आवेश होता है, धनात्मक आवेश है अल्फा कण पर। तो अल्फा कण का आवेश अगर हम बात करें तो प्लस का 2e होगा और हमें ये कहा गया है कि उस समय की गणना करें जब इसका इतना चार्ज हो जाएगा। तो देखिए Q बराबर NE होता है, Q बराबर IT भी होता है। तो हमें T निकालना है, T निकालना है तो NE बटे I से। N है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो, और तो देखिए तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे N की और आपको समय निकालना है तो I का यहाँ भाग होगा, ठीक है। एन Q बराबर NE और बराबर IT। तो यहाँ पे हमें I और T से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से पहले हम निकालते हैं Q का मान। देखिए इधर कैलकुलेशन की है, T समय में आने वाला जो आवेश होगा वो होगा आपका 10⁻12 इंटू T गुणा 2E। आवेश भाई 1 सेकेंड में इतना है तो T सेकेंड में होगा, ये तो संख्या है 10⁻12 संख्या है और इसमें T का गुणा होगा और 1 का आवेश होता है ये, तो टोटल इतना आवेश हो जाएगा। इसका मान 2 के बराबर दिया है तो बस दोनों को इक्वल करा के T निकालेंगे। सीधा सीधा ये है कि आपके नंबर ऑफ अल्फा कण ये हैं, इनसे जो आवेश ट्रांसफ़र हुआ है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक अल्फा कण में 2e चार्ज होता है, टोटल चार्ज निकालेंगे और संख्या हो जाएगी आपकी 10⁻12 इंटू टी सेकेंड में, क्योंकि ये 1 सेकेंड में दिया है, यहाँ से T का गुणा होगा। तो यहाँ से अब आप Q की वैल्यू एक ये है और एक वैल्यू दी है आपको 2 माइक्रो कूलाम। यहाँ से दोनों को इक्वेट करा के ये माइक्रो कूलाम कूलाम में बदलेंगे, यहाँ से T आपका आ जाएगा 6.25 सेकेंड। अगला है एक गोले पर इतने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं और 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो गोले पर आवेश की गणना कीजिए। तो चलिए आवेश उत्पन्न होगा और हटा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक उदासीन गोले पर शुरू में जो संख्या है वो है 5 × 10⁻22, ये टोटल है। इससे 10% हटा रहे हैं तो कितने हटे हैं उनकी वजह से चार्ज उत्पन्न होगा। तो इसका 10% जो भी आएगा तो हम इसका 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10/100। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हटे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 10% इसका निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 50, तो 5 बार कटेगा और 10⁻21। तो इतना आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो कितना आवेश आएगा तो Q आपका हो जाएगा NE। तो N है 5 × 10⁻21 और E का मान है 1.6 × 10⁻−19। तो ये 8 हो जाएगा और ये इधर आपका आएगा 10⁻2। तो आपका आवेश हो जाएगा 800 कूलाम। अगला है एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि इस पर इतने का धन आवेश आ जाए। तो N हमें फाइंड करना है और Q उस पर जो आ जाता है वो दिया है 3.5, इसको N में दिया है नैनो में, तो 10⁻−9 कूलाम Q गिवन है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आप जानते हैं E 1.6 × 10⁻−90। तो Q बराबर हो जाएगा NE, तो N बराबर होगा Q/E। तो 3.5 × 10⁻9 अपॉन E होगा 1.6 × 10⁻90। तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻10। तो आपका इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। आवेश निकालना कूलाम में आएगा ये। और इसी तरह ये है आपका एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ते हैं, इस पर इतने कूलाम ऋण आवेश आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन आए हैं। और ज्ञात कीजिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कितना द्रव्यमान मिला। तो द्रव्यमान आपका संख्या से निकल आएगा। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो Q बराबर NE। N हमें फाइंड करना है Q/E और Q हमें दिया है 3.2 × 10⁻−7 और ये होता है 1.6 × 10⁻19। तो 2 × 10⁻12, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। और कितना द्रव्यमान हमें मिला है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन से
जो द्रव्यमान आता है, तो टोटल जो द्रव्यमान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेके और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणा 10 घात -31 kg, और इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं 2 गुणा 10 घात 12। तो टोटल इतना द्रव्यमान प्राप्त होगा। बहुत कम होगा लेकिन वैल्यू इसकी ये होगी 1.8, लगभग 2 कह सकते हैं इसी, और 1.8 इंटू 10⁻31 + 12, तो ये घटा के लिख देंगे। तो इतना kg द्रव्यमान मिलेगा और संख्या ये हो जाएगी। अब आते हैं कूलाम के नियम में। तो कूलाम का नियम की डेफिनेशन भी आपको देखनी है, और यहाँ से आपका अभी तक आवेश की हम बात कर रहे थे, तो सीधा हम सूत्र से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के लिए है और उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, F समानुपाती 1/r² को। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, क्योंकि यहाँ आवेश धन ऋण दोनों हो सकते हैं, इसलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल हो सकता है। तो डेफिनेशन हम यहीं से बना सकते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों को हम मर्ज कर देंगे इनको, तो आपको ये मिलेगा। K एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4πε0 इतना। ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और K इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, तो K के रूप में भी लिख सकते हैं, और K की वैल्यू भी आप याद रखेंगे। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वायु की जगह और कुछ है तो हमें इसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा, फिर K का गुणा और होगा। यानी अगर वायु के स्थान पर कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन की जगह आएगा, ये रिलेशन होता है ε0 × K बराबर ये। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ε0r भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल ये आपकी होती है रिलेटिव परमिटिविटी या निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये वायु या निर्वात की है, ये रिलेटिव है, और ये एयर की है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी याद रखेंगे। और K होता है आपका परावैद्युतांक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये इनका रेशियो है। समान राशियों का जो रेशियो होगा उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। वेक्टर रूप भी अगर हमें फाइंड करना है तो ये इसमें डिपेंड करेगा कि हमें किस पर बल निकालना है। तो देखिए, ये भी आप जानते हैं कि अगर दो आवेश एक ही प्रकार के हैं, दोनों धन हैं या दोनों ऋण हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर विपरीत प्रकार के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक धन है और दूसरा ऋण है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी इक्वल चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। और वेक्टर फॉर्म में अगर हमें Q1 पर Q2 के कारण इस पर बल निकालना है तो ये इस पर लगाएगा, इसके दूर इस ओर। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1/2। ये 2 माना है हमने और ये एक वाला लिया है, तो Q2 इस पे ये लगाएगा। तो इस केस में जो वेक्टर आएगा वो ये वाला होगा R, ठीक है, R21। और अगर जस्ट उल्टा है तो R12 हो जाएगा। यानी हमें वो वेक्टर निकालना होगा दोनों को मिलाने वाला। और हमें उस केस में इन जनरल हमें कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन होंगे 3D में इस तरह। फिर अगर हमें ये डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए तो AB वेक्टर हमें निकालना होगा, और AB B-A से आएगा, फिर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ये देखें, अगर देखिए ये यूनिट वेक्टर ही है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म इसकी इस तरह बना सकते हैं। और पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिए हों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आया है यहाँ पे, ये क्यूब है, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो R1 - R2 का कैप होगा, R1 - R2 वेक्टर का कैप हमें यहाँ चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कैप की वैल्यू होती है R1 - R2 बटे R1 - R2 का मॉड। और दो R1 - R2 पहले से हैं तो यहाँ 3 हो जाएंगे, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब आते हैं इनके इक्विलिब्रियम पे। तो किस केस में कहाँ पे जीरो होगी साम्यावस्था, हमें इसको आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन से ही ध्यान रखना है। और किस केस में क्या होगा जरा समझते हैं। 3 बिंदु आवेशों की साम्यावस्था, यानी अब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है जब मिनिमम 3 चार्ज होंगे, ठीक है। प्रत्येक अगर इक्विलिब्रियम है तो प्रत्येक कण पर कुल वैद्युत बल 0 होता है। केवल कूलाम बल के प्रभाव में आवेशित कण की साम्यावस्था कभी स्थायी नहीं हो सकती, और भी 4 चाहिए होंगे। तो
इस केस में अब हमें ये देखना है कि अगर दो धन आवेश हैं, देखिए Q1 और एक Q2 है, अगर दो धन आवेश हैं तो इनके बीच में हम कहीं भी कोई आवेश रखें तो संतुलित हो सकता है कि नहीं, हमें इसकी बात करनी है। तो ये वाला पहला वाला इस पे ऐसे लगाएगा, ये ऐसे, और अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी बीच में कहीं बैलेंस होगा, देखिए तब ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे। यानी हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हैं, दोनों धन हैं या दोनों ऋण हैं, तो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा जहाँ पे कोई आवेश इक्विलिब्रियम में रह सकता है वो इन बिटवीन देम, यानी उनके बीच में ही कहीं होगा। तो हम एक जनरल निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज धन हैं, Q1 Q2 कुछ भी ले लें, और या दोनों ऋण हैं, तो इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट है वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। और यहाँ से अगर दूरी उसकी x है तो यहाँ से r माइनस एक्स हो जाएगी अगर पूरी r है। यानी विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो बाहर होगा, और एक ही प्रकार के आवेश हैं, दोनों धन या दोनों ऋण, तो साम्य अवस्था वाला बिंदु इनके बीच में कहीं मिलेगा। और अगर एक धन है और एक ऋण है तो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा वो परमाणु में जो छोटा आवेश है उससे बाहर की ओर होगा, परमाणु में जो भी छोटा होगा उससे बाहर की ओर हमें मिलेगा। तो क्वेश्चंस में आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने चार्ज निकाला हुआ है, तो कुछ उदाहरण लेते हैं सिमेट्रिक। देखिए इसमें कह रहा है निकाय की साम्यवस्था के लिए कैपिटल Q का मान क्या होगा, दोनों फिगर में हमें करना है। यानी ये हमें दे रहा है कि ये वाला विराम में कब रहेगा, कैपिटल Q अगर विराम में है उस दशा में हमें Q का मान क्या लेना होगा। एक्चुअल में अगर ये विराम में है तो देखिए किस तरह मामला हो रहा होगा। ये वाला इस पर दूर की ओर ऐसे लगाएगा फोर्स, और समबाहु त्रिभुज है ये ऐसे लगाएगा, और ये वाला ऐसे। तो हमें इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो किसी एक पर हमें टोटल चार्ज जीरो कराना होगा। ये तो हमें निरस्त हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए हम किसी एक पर नेट फोर्स जीरो कराएंगे और फिर वहाँ से कैलकुलेशन होगी, ये ध्यान रखेंगे। इस पे नेट फोर्स कराने से हमें कुछ नहीं मिलेगा कैपिटल Q पर, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो उस दशा में हम यहाँ पे किसी एक बिंदु पर या तो A या B या C पर नेट फोर्स जीरो कराएंगे, और नेट फोर्स जीरो के बाद फिर Q निकलेगा। तो चलिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। मान लिया ये A है, हम A पर नेट फोर्स निकालते हैं। तो A पर ये वाला बल आवेश बल लगाएगा ऐसे, ये वाला ऐसे लगाएगा, और ये वाला भी रिपेल करेगा ऐसे, और इन सब का परिणामी जीरो होगा। किसी एक पर हमें नेट फोर्स निकाल के जीरो के बराबर कराना होता है। फिर इसका रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट में देखिए ये एंगल आपका होगा 30 और ये भी 30 होगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट लेके हम सीधे ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसका दूसरा फिगर बनाता हूँ। देखिए इधर बना लेते हैं। तो देखिए पूरा मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, और ये स्मॉल Q वाले आवेश तीनों शीर्षों पर हैं। भुजा इसकी A दी गई है, तो मुझे यहाँ पर नेट फोर्स जीरो मुझे कराना है। और ये पॉइंट इस पर जो केंद्र है इसका अंतः केंद्र भी कह सकते हैं, यहाँ कैपिटल Q है। तो A बिंदु पर टोटल जो फोर्स आएंगे जरा उसको देखते हैं। इसकी वजह से इस पे फोर्स यहाँ दूर की ओर होगा, और इस चार्ज की वजह से ये आएगा, और इसकी वजह से भी रिपेल होगा। यहाँ ये तीन फोर्स लगेंगे। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। देखिए ये लगेगा एक, और ये सिमेट्रिक होंगे बिल्कुल, और ये एंगल आपके 30-30 होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये भी 30 होगा। तो ये फोर्स आपका F है, तो ये भी F होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल आएंगे, और ये अलग होगा, तो इसको मैं F1 कह देता हूँ। तो इसको अगर हम रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो टोटल जो रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे वो होगा F1 प्लस F cos 30 और F cos 30 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2F cos 30, और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, F sin 30 और F sin 30 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इतना फोर्स होगा, और इनकी वैल्यू रखते हैं हम। तो F की वैल्यू तो आपकी रहेगी, F ये इनके द्वारा है, तो K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें ये और चाहिए होगी ये डिस्टेंस, तो ये 2/3 होती है पूरे की। तो मैं पहले पूरा निकाल लेता हूँ,
लंब, तो लंब आपका आएगा ए और ये हो जाएगा a/2। तो ये डिस्टेंस आपकी आएगी ये वाली √a² माइनस a²/4, तो √3a/2। और इसका ये होगा, अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो शीर्ष से ये 2:1 में बांटता है, तो ये 2/3 होगा पूरे का, तो √3a/2 का 2/3 निकालेंगे, 2:3, तो 2/3 आपका आएगा a/√3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आ गई। तो अब मैं f1 की वैल्यू रखूंगा, तो k और ये होगा q/a/√3 का स्क्वायर, और प्लस 2f की वैल्यू हो जाएगी, cos 30 का मान रख देंगे √3/2, और f की वैल्यू होगी k q² बराबर 0। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, तो जो भाग होगा वो हो जाएगा आपका k q/a² से, तो हम भाग दे सकते हैं, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उसको लिखते हैं। तो ये 3 ऊपर जाएगा स्क्वायर होने पे, और बराबर इसको यहाँ माइनस में ले आइए, तो ये आपका 2 कैंसिल होगा, और ये बचेगा √3 बस सिर्फ, तो ये माइनस में रहेगा, तो q बराबर आ जाएगा आपका -q/√3, और माइनस में मिलेगा ये से और है। ठीक है, तो -q/√3 इस तरह कैलकुलेशन होगी इसकी, ये वाला। अब इस पे आते हैं, इसी तरह यहाँ भी नेट फोर्स हम 0 यहाँ पे कराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, देखिए ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमें इसके लिए भी नेट फोर्स उसी तरह किसी एक पर नेट फोर्स 0 कराना होगा, तब ये वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसका भी फिगर बना देता हूँ, उसकी कैलकुलेशन भी आप देखें। देखिए Q Q Q Q, और ये है आपका कैपिटल Q, तो इसी पे नेट 0 करा लेते हैं। A पर ये मानते हैं 1 2 3 और ये वाला 4 मान लीजिए चार्ज, तो टोटल A पर 0 कराएंगे, तो A पर जो फोर्स लगेंगे उनकी ज़रा डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये वाला एक ऐसे लगाएगा, ये A पॉइंट है, और k q²/a², और ये वाला ऐसे होगा k q²/a², और ये वाला इसके अपोजिट में होगा यहाँ पे, और ये इस पे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे आएंगे। मैं दोबारा फिगर यहाँ बना लेता हूँ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी के अलॉन्ग हो जाएगा सिमेट्री से। तो इधर बड़ा फिगर बनाते हैं, देखिए k q²/a² और k q²/a², ये 45 पे है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ये फोर्स है, एक ये वाला आएगा और एक पूरा ये, तो ये डिस्टेंस होती है आपकी a√2 की आधी, a/√2 विकर्ण का आधा होगा ये, तो ये यहाँ पे आएगा k q/a, और ये है आपका हाफ a√2 का, तो a/√2 इसका स्क्वायर होगा, और प्लस में ये वाला आएगा ये पूरा इतना, तो k q²/a√2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी के अलॉन्ग हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे फोर्स लगाएंगे 4 लोग, एक ये फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये वाला यहाँ, और ये वाला भी, तो 3, और ये वाला चौथा फोर्स है। ठीक है, तो ये चारों फोर्स यहाँ बने हैं। अब इनका, इसका और इसका रिजल्टेंट भी इसी के अलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल में 45 अंश पे जाएगा, यहाँ से इसी के अलॉन्ग हो जाएगा, तो फाइनल √2 बार होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2 k q²/a। 90 पे रिजल्टेंट √2 आता है f का, ये और ये का √2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ फाइनल आएगा जो k q/a, ये 2 ऊपर जाएगा a² प्लस k q²/2a² प्लस √2 k q²/a² इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे कैपिटल Q की वैल्यू, तो जो चीज़ें कट रही हैं वो काट देंगे, और तो भाग देने के बाद बचेगा आपका 2q प्लस q/2 प्लस, और ये आपका बचा q√2,
तो यहाँ से अब आपका कैपिटल Q माइनस में ये आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 4 हो जाएगा वो टोटल एलसीएम लेके। तो ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने, फुल मार्क्स के क्वेश्चन ये है। अब है किसी पेंडुलम का बैलेंस किस तरह होता है, देखिए इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं, और जी नहीं होगा तो ये वाला केस आएगा आपका। तो इसका भी फिगर ज़रा देखते हैं। 2 एक से आवेश हैं, अगर संतुलित होंगे तो मामला किस तरह होगा, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई रिजिड सपोर्ट है और 2 धागे लिए हमने जो इंसुलेटिंग है, मतलब उनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, ये मान के चलेंगे, और एक से आवेश हैं Q और Q। इन्हें हमने स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटका देंगे इन्हें दोनों को पास पास करके, तो ये रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पर धन आवेश है। तो रिपेल कब तक करेंगे और किस केस में इक्विलिब्रियम आएगा, हमें ये डील करना है। और कोण किस तरह बनेंगे, लेंथ सेम है दोनों की LL, और दोनों पे समान आवेश हैं, और 2 एक से गोले हैं, यानी दोनों पे आवेश भी समान है, द्रव्यमान इनकी m मान लेते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी सिमेट्रिक होगी, और बीच में कहीं ना कहीं क्योंकि इनमें mg भी लग रहा होगा, तो देखिए जो इक्विलिब्रियम आएगा वो सिमेट्रिक होगा। तो मैं इस तरह ले लेता हूँ, ये हो गया। अब इसमें ये वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, तो ये किसी न किसी एंगल पे यहाँ पे थीटा अगर ये है तो ये भी थीटा होगा सिमेट्री से, और ये मान लीजिए इतनी डिस्टेंस x है यहाँ से, तो यहाँ पे ये रुका होगा, रुका है अगर इसका मतलब है जो इसका भार होगा mg वो नीचे लगेगा, और तनाव रस्सी से वस्तु से दूर की ओर रस्सी के अलोंग ये t होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Fe। तो यही फोर्स इस पर लगेंगे, तो किसी एक से आप कर सकते हैं। ये हमने थीटा माना है तो ये थीटा हो जाएगा। अब ए पर हम इक्विलिब्रियम में इसके कंपोनेंट लेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और ये वाला मिलेगा t sin थीटा, ये Fe, और ये आएगा mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वल टू ये होगा और ये बराबर ये होगा। तो साम्य अवस्था के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ, तो Fe इक्वल टू t sin थीटा और mg इक्वल टू t cos थीटा। और ये इक्वेशन आपको है, इनमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अगर टी पूछा है तो इनका स्क्वायर करके हम ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो Fe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर बराबर आएगा टी स्क्वायर। टी ऐसे निकल सकता है, कभी कभी ये डिस्टेंस भी पूछता है ये वाली, तो इसके लिए हम Fe की वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर हम ये पूरी मान लेते हैं, ये x पूरी 2x है, या ये xy2 है तो पूरी x है, x लेता हूँ पूरी, तो Fe की वैल्यू होगी k क्यू स्क्वायर बटे x स्क्वायर। तो कोई भी चीज़ यहाँ पूछी जा सकती है। तो ये 2 इक्वेशन आपकी स्पेशली रहेंगी, और वर्क करके जोड़ देंगे तो ये रहेगा और ये Fe की वैल्यू रहेगी। अब इनमें कोई भी सवाल बन सकता है आपका। तो यहाँ भी इक्वेशन बनी है, फिगर बना है, ये t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू ये है, और डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा भी मिल जाएगा, और यदि थीटा छोटा हो तो tan थीटा बराबर थीटा और sin थीटा इक्वल होते हैं, और यहाँ से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये भी आप लिख सकते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट अगर हम ऐसी जगह में करें जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 0 हो, तो ये पूरे सीधे 180 अंश पे बैलेंस होंगे, फिर mg नहीं लगेगा, जो इसे नीचे की ओर खींच रहा था ये 0 हो जाएगा। उस केस में ये पूरी रस्सी ऐसे तन जाएगी, और बीच की दूरी 2l हो जाएगी, इनका एंगल 180 होगा। यहाँ से फोर्स ये आएगा आपका, तो ये फोर्स भी आप निकाल सकते हैं फिर बीच की दूरी 2l रख के। और इसकी हम तुलना आपके गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। देखिए इनका कंपैरिजन है, तो F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है और गुरुत्वीय बल है। तो इन जनरल हम बात करें आवेशित कणों के लिए वैद्युत बल गुरुत्वीय बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। Fe और Fg को तो ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए जो आपका गुरुत्वीय बल है ये सिर्फ आकर्षण का होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों हो सकता है, आवेश धन ऋण दोनों हो सकता है इसलिए। और वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वीय बल नहीं। इसमें माध्यम में हम परावैद्युतांक K भर देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, इसको यहाँ से देख सकते हैं।
1/4 साइन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अगर K भरा है तो यहाँ एफ साइन जीरो K आता है, और K 1 से बड़ा होगा तो F आपका घटेगा, यानी K इंसर्ट करने से, पराविद्युत रखने से बल आपका घटता है। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है। इलेक्ट्रॉनों के लिए, प्रोटॉनों के लिए रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो लगभग 10⁻43 और 10⁻36 ये दो वैल्यू आती हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स बड़े होती हैं। और कभी भी देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कभी भी एक बंद पास के लिए वर्क डन पूछा जाएगा तो वर्क डन 0 होगा। देखिए यह संरक्षी होता है और एक बिंदु आवेश को बंद पथ के चारों ओर चलाने में शून्यकार करना पड़ता है, जिनके लिए सर्किल इंटीग्रल EF.dl की वैल्यू 0 होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। तो वर्क डन नहीं होगा यहाँ क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है वायु के लिए, और ये आपका एफ डैश है किसी पराविद्युत के लिए। तो ये रेशियो होता है, ठीक है। तो ये आपका वायु के लिए है और ये किसी माध्यम में है एफ डैश। तो उस केस में एप्सिलॉन 0 के स्थान पे सिर्फ एप्सिलॉन आता है, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के। ये इसके स्थान पे ये रख देंगे, और यहाँ पे आप एप्सिलॉन जो दिख रहा है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 के, और इनका रेशियो ये हो जाएगा। दोनों को भाग देंगे तो के भर यहाँ बचेगा। के 1 से बड़ा है तो फिर इसका मतलब है एफ डैश आपका घटेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं जिस तरह भी पूछी जाएगी, दो इक्वेशन बना के डिवाइड करके। जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण बल का। जब दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण बल F है। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से इनकी जगह फिर हमने क्या किया है, बिंदु आवेश की जगह हमने 2 गोले रख दिए। ये पहले बिंदु आवेश थे और ये 2 गोले इस तरह रखे हैं। तो इस केस में आपका बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। तो बल आपका घटेगा क्योंकि प्रभावी दूरी बढ़ जाएगी ये। तो हम सीधे लिखेंगे प्रभावी दूरी जो बीच की दूरी है वो बढ़ने से बल घटेगा। ये देखिए D डैश इज ग्रेटर देन D होगा। प्रभावी दूरी बढ़ने से बल घटेगा। हाँ, इसमें कह रहा चित्र में प्रदर्शित निकाय के लिए Q का वह मान जिनके लिए Q पर परिणामी बल शून्य है। तो ठीक है, इस मान Q पर परिणामी बल शून्य है, चाहे इस पे कराएं चाहे इस पे। तो इसका फिगर समझ लेते हैं। ये हमें फिगर यहाँ गिवन है, तो इस वाले पे नेट 0 कराया है, तो कैपिटल Q वाला ऐसे लगाएगा और ये वाला इस तरह लगाएगा और ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा। टोटल 0 करके हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे। पांच बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक का मान Q है, L भुजा वाले समषटभुज के 5 शीर्षों पर हैं, और षटभुज के केंद्र पर -Q आवेश के बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा। देखिए इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अगर 6 भुजा में बल रखे होते, देखिए समषटभुज में अलग से बनाता हूँ, और ये सेंटर इसका आ जाएगा, हमें इस तरह मिलेगा। अगर मैं सभी शीर्षों पर Q रखूँ 6 जगह पे ये, और यहाँ पे -Q रखूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 होगा क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला अट्रैक्ट करेगा ये यहाँ, तो ये निरस्त हो जाएंगे। इसी तरह रिजल्टेंट 0 होगा। और किसी अगर हम एक को हटा दें तो एक को हटाने से जो फोर्स पूछा है वो इसी के बराबर होगा जितना एक से मिलता है। तो ऐसे केस में आप देखिए, अब यदि F छठे आवेश के कारण बल है तो F वेक्टर शेष 5 के कारण बल होगा। तो F प्लस F डैश 0 करके यहाँ से जो एक आपका बच रहा है उस पर भी Q आवेश रख के हम बल निकाल लेते हैं, ये उसी के बराबर होगा। अब आते हैं इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में। तो देखिए इसमें आवर्तकाल भी पूछता है और ये भी प्रूव करना होता है कि ये SHM है। चलिए इसी को देखते हैं। पहले Q मान के 2 आवेश 2a दूरी पर रखे गए हैं। तीसरा आवेश स्मॉल q है।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। तो Q आवेश को स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करें तो T कितना होगा, ठीक है। तो देखिए फिगर बनाते हैं ये, तो इनके मध्य में कहीं भी रखा है। तो अभी ये नहीं गिवन है हमें कि कहाँ पर रखा गया है, तो मिड पॉइंट पर रखेंगे तो देखिए इस तरह ये रिजल्टेंट 0 होगा। अब हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा। तो देखिए पहले तो आपका रिजल्टेंट 0 है, यहाँ पे जब मध्य बिंदु पर रखा होगा तो ये Q एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं ऐसे। जब हम इसको मान लिया हमने डिस्प्लेस किया है x दूरी राइट साइड में, x दूरी हमने इसको ये डिस्प्लेस किया, ये दूरी मान लीजिए इतनी x है, तो ये अब दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स और ये हो जाएगी a प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे निकालेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। अगर प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती आएगा तो SHM होगा। तो देखिए इन दोनों बलों की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसको 1 और इसको 2 मान लें तो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक तो आपका 2 वाला होगा F2 के Q बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F1 होगा के Q और कैपिटल Q बटे a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आपका ये वाला बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 की वैल्यू हम निकाल के फिर ये देखेंगे कि विस्थापन इसमें किस तरह मिल रहा है। तो देखिए नेट फोर्स होगा आपका F2 माइनस F1, ये लिखा है, ये आपका है F1 और ये है आपका F2, बड़ा होगा आपका ये वाला, ठीक है। इससे ये घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा पॉजिटिव में, और माइनस शो करेगा यहाँ पे इस चीज़ को कि ये केंद्र की ओर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर है जो पहले थी। तो ये घटाने पे आपको ये वैल्यू मिल रही। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा ये कांस्टेंट ले लेंगे तो ये x के समानुपाती है, f समानुपाती x है, तो इसका मतलब है SHM होगा, और ये ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ से आवर्तकाल निकलेगा आपका। इसी तरह वर्टिकल में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो भी नेट फोर्स हमें निकालना होता है ये वाला, और फिर ये अजम्पशन लगाते हैं कि x छोटा हो। तो अब नेक्स्ट में हम और सवाल लेके पूरे आपको क्वेश्चन कराएंगे।